गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में एक और वीडियो लेके आए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं। वो डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए, अपनी जो जनरेशन है या फिर अपना जो जीन्स है उस जीन्स को आगे पास ऑन करने के लिए वो अलग अलग सिस्टम अपनाते हैं। कुछ सेक्सुअल सिस्टम अपनाते हैं तो कुछ एसेक्सुअल सिस्टम अपनाते हैं। इसके बारे में इनको काफ़ी सारी तरीके से कैटेगराइज़ किया जा सकता है। हम बड़ी डिटेल में इस बारे में समझने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग से डिफाइन बताएँगे, कौन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं, क्या-क्या उनका फंक्शन होता है, और कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में बताएँगे। फीमेल्स में कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं और उनका क्या-क्या फंक्शंस होता है। फिर हम पूरा प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं, कैसे ये पूरा रिप्रोडक्शन कैसे बच्चा पैदा होता है। स्पर्म से लेके बच्चे पैदा होने तक कौन सी स्टेजेस होती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक देखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता ही क्या है, जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। उसका मतलब क्या है रिप्रोडक्शन का। ये एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन, जिसके ज़रिए एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक या दो अपने जैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। जैसे समझिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है या उसकी क्रिएशन करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो ऑर्गन इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कहते हैं। उनको कलेक्टिवली हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जो ऑर्गन इसमें यूज होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, पर इसकी जरूरत क्या होती है रिप्रोडक्शन की, कि क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितनी भी स्पीसीज हैं हमारी अर्थ पे मौजूद, सबका यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करना। और सर्वाइव कैसे करना है, ना कि खुद के लिए जीना, खुद को सर्वाइव करवाना, बल्कि अपनी स्पीसीज को सर्वाइव करना। अपनी जो डीएनए में इंफॉर्मेशन उनकी स्टोर होती है, उनके जो जीन्स होते हैं, उस जीन्स को आगे तक ले जाना, यही हर ऑर्गेनिज्म का मकसद होता है। कि उनके अंदर जो जीन्स मौजूद है, जीन्स में जो इंफॉर्मेशन है, इतनी ज़्यादा जनरेशन, इतनी ज़्यादा जो है टाइम के साथ, इतनी सारी जनरेशन के बाद उन्होंने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी है, उसको आगे तक ले जाना, उसको सालों, उसको जनरेशन बाय जनरेशन, डेकेड्स बाय डेकेड्स, सेंचुरीज बाय सेंचुरीज आगे तक पहुंचाना। जैसे कि हम जानते ही हैं, हमारे क्रोकोडाइल, हमारी शार्क और हमारे टोटोइस और हमारी जेलीफिश, ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपर्ट हैं इस काम में। ये जीवों के जो मैंने नाम लिए, इन जीवों ने कई सारी मास एक्सटिंक्शंस को देखा है। कई बार जो अर्थ पे जो है महाकाल आया, बहुत सारी तबाही मची, कभी जो स्नो एज आ गई, सब कुछ जम गया। आज करीब 80% जो जीव जंतु थे, सब मर गए। 80% स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसी कई कई बार इन्होंने जो है एक्सटिंक्शंस देखी है, फिर भी ये सर्वाइव कर पाए हैं, क्योंकि इनके जो सर्वाइविंग स्किल्स थे बहुत ही ज़्यादा हाई थे। चलो अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात करते हैं, अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं। तो अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम की हम बात करें, तो इसको दो पार्ट्स में हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इसका मतलब होता है वो टाइप की रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि सिर्फ एक ही पेरेंट सेल होता है, एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, और वो सीधा अपने जो है डॉटर ऑर्गेनिज्म या फिर डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होने को बना देता है। यानी कि जो इसमें क्या होता है, इसमें दो गैमेट्स नहीं चाहिए होते हमें, एक मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इन ऑर्गेनिजम्स में। इसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है इन्हें, इन्हें सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है, वही आगे जाके अपने जो है इंडिविजुअल्स बना देता है, अपने चाइल्ड को पैदा कर देता है एक ही ऑर्गेनिज्म। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो। ठीक है ना। और ये जो है 5 टाइप के हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि होता किन किन ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर स्मॉल स्मॉल कई सारे तरीके के स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, या फिर प्लांट में,
बेसिकली जितने भी सिंपल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर हमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपनी ही कुछ खामियाँ हैं। इसमें कुछ खामियाँ हैं और हर कोई भी इसे कर सकता है, बहुत ही आसान सिस्टम है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये इवोल्यूशन की टर्म्स में बाद में आया था, जबकि एसेक्सुअल पहले आया था। क्योंकि इसमें कुछ खामियाँ थी, उन खामियों को दूर करने के लिए बाद में आने वाले ऑर्गेनिज़म्स ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपना लिया था। क्या खामियाँ होती है इसमें? कि इसमें जेनेटिक वेरिएशंस कम हो जाती हैं। कि मतलब देखो, अगर एक सेल है, वही जो अपने जैसे दूसरा सेल बना देगा, आगे जा एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करेगा, तो वेरिएशन बहुत ही कम होती है। जबकि हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें 2 पेरेंट्स आते हैं, 2 अलग-अलग इंडिविजुअल्स आते हैं, तो फिर वो दोनों मिलके आधे-आधे अपने क्रोमोसोम्स देते हैं। ये हमने आपको डीएनए वाले चैप्टर में समझा दिया था। अपने आधे-आधे क्रोमोसोम्स देते हैं, जब जाके उनका एक बेबी पैदा होता है, उनका चाइल्ड पैदा होता है। तो उसके जो चाइल्ड होता है उसमें वेरिएशन के बहुत चांसेस होते हैं, जबकि इधर जो चाइल्ड पैदा होगा उसमें वेरिएशन के बहुत कम चांसेस होंगे, जिसके कारण वो इवॉल्व नहीं हो पाएगी। जो स्पेसीज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली स्पेसीज, वो धीरे-धीरे इवॉल्व होती हैं। इतनी ज़्यादा फास्ट इवोल्यूशन उनमें देखने को हमें नहीं मिलती है। जबकि सेक्सुअल वाले में बड़ी जल्दी-जल्दी इवॉल्व हो जाती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम देख रहे हैं धरती का टेम्परेचर धीरे-धीरे गर्म होता जा रहा है। तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, उन वो आगे जाके अपनी जनरेशन बाय जनरेशन एडॉप्ट कर लेंगे अपने आप को उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से। धीरे-धीरे जो है जैसे हम ह्यूमन्स ही हैं, हम भी धीरे-धीरे जो है गर्मी के आदी बनते जा रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो इतनी गर्मियों के आदी नहीं थे। तो यही सब कुछ क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं। चलिए अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है ना? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, अलग-अलग मेथड्स के हिसाब से। हम देखेंगे जितने भी ये सारे मेथड्स हैं, ज़्यादातर जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, सिवाय फिज़न के। जो फिज़न होता है ना, ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में भी देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सबसे बेसिक इनमें से अगर हम बात करें, इन सब में से भी सबसे जो बेसिक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो फिज़न है। यानी कि जब एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, उसको फिज़न कहते हैं। हमने आपको पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का जो चैप्टर करवाया था साइटोलॉजी में, समझाया था कि कैसे जो हमारे बैक्टीरिया अमीबाज़ होते हैं, बैक्टीरियाज़ होते हैं, ये कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इनमें भी 2 तरीके की कैटेगरीज़ होती हैं, वो हमने उसमें कवर कर ली थी। ठीक है? तो ये फिज़न सबसे बेसिक होता है, पर ये आपने देखा होगा कि ये फिज़न बेसिक तो होता ही है, पर इनकी ना लाइफ़ बहुत कम होती है। इनकी लाइफ़ क्यों कम होती है? क्योंकि ये जानते हैं कि ज़्यादा देर तक एडॉप्ट नहीं कर पाएँगे। ज़्यादा जो है अगर एनवायरनमेंट में चेंज आता है या फिर एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, कोई न्यू प्रेडेटर्स आ जाता है इनका या फिर इनका जो फूड चेन है, वो ही डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इनकी इवोल्यूशन इतनी फास्ट नहीं है। तो इन्होंने अपनी इवोल्यूशन का जो इनका डिसएडवांटेज है, उसको कवर करने के लिए अपनी लाइफ टाइम को ही छोटा कर लिया है। मतलब ये जल्दी-जल्दी पैदा करेंगे, जल्दी मर जाएँगे, फिर से पैदा करेंगे, फिर से मर जाएँगे, ताकि वेरिएशन आ पाए, ताकि कम टाइम में ही जल्दी से इनकी मतलब ये समझिए, जितनी वेरिएशन ये 10 जनरेशन में लाएँगे, उतनी वेरिएशन हमारे सेक्सुअल वाले एक ही जनरेशन में ले आते हैं। ये मैंने आपको एक आर्बिट्रेरी फिगर बताई है, ऐसी कोई भी खोज नहीं करी गई है, ऐसी कोई भी एनालाइज़ नहीं किया गया है, बस ये पता है कि सेक्सुअल वाले जल्दी वेरिएशन लाते हैं। अगर ये 10 पीढ़ियों में 10 जनरेशन में अपनी वेरिएशन लाएँगे किसी टेम्परेचर या फिर फूड चेन में डिफरेंस के कारण, तो वही हमारे सेक्सुअल वाले एक ही जनरेशन में इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो जाएँगे। इसी कारण होता है कि जो ये जल्दी से जल्दी पैदा करें। जल्दी मरो, जल्दी पैदा करो, आगे बढ़ो ताकि धीरे-धीरे वेरिएशन तुम थोड़े में आती रहे और एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्वाइव कर पाएँ। इसलिए इन्हें जो है एसेक्सुअल वालों के आप देखेंगे कि लाइफ टाइम बहुत ही छोटा होता है। इसमें प्लांट एक जो है वैरी करता है, प्लांट को छोड़ दे क्योंकि प्लांट तो कुछ अलग ही चीज़ होती है। प्लांट जो है अपने आप को जो है बहुत ही हार्ड स्पीशीज़ होती है। उसको ना इवोल्यूशन की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। क्यों?
क्योंकि उनकी बात कर रहा हूँ, प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती है। मैं उन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है ना? इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लांट में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन होती है। ऐसी बात नहीं है कि प्लांट सिर्फ जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करें, ठीक है ना? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी नहीं है, बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करी जा सकती है। तो अगर हम बात करें तो ये जिन जो भी एक सेक्सुअल से करते हैं वो अपना जो है टाइम पीरियड अपनी लाइफ को छोटा कर लेते हैं। और ये फ्यूजन सबसे बेसिक मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है। फिर हमारी बडिंग आती है जो बेसिकली हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर से थोड़ी सी ब्रांच निकल आती है, थोड़ी सी बड निकल आते हैं, वो आगे जाके अपने आप में ही एक पूरा पेड़ बन जाता है, अपने आप में एक पौधा बन जाता है, उसे बडिंग कहते हैं। फिर वेजिटेटिव आती है। वेजिटेटिव में क्या होता है कि वेजिटेटिव और फ्रेगमेंटेशन दोनों ही सेम सी होती हैं कि जब एक पार्ट को तोड़ दिया जाए, जैसे कि आलू होता है, आलू को अगर काट दो फिर दो जगह उगा दो, दोनों उग जाएंगे। या फिर कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको जिनकी एक स्टेम को काट के जो है जमीन में गाड़ दो, सॉइल में गाड़ दो और एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो, तो वहां से भी पुराना भी पेड़ आगे बढ़ जाएगा और एक नया पेड़ भी बन जाएगा, दो दो पेड़ बन जाएंगे आपके। इन्हें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर स्पोर्स की रिप्रोडक्शन भी होती है, जैसे कि आपका मशरूम होता है। मशरूम सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पोर्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है कि जो मशरूम होता है ना, वो कुछ हवा में कुछ स्पोर्स रिलीज करता है अपने डायरेक्ट ही। जैसे आप सीड कह सकते हो, पर इसे सीड कहना ना गलत होगा, क्योंकि सीड वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सीड वाले जो प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाती है। जो स्पोर्स में ना वो डायरेक्ट ही एक ही सिर्फ एक ही पेरेंट सेल डायरेक्ट आसमान में या फिर इन्वायरमेंट में अपने स्पोर्स भेज देता है। वो हर स्पोर में इतनी कैपेबिलिटी होता है कि वो अपना एक पेड़ बन जाए, अपना एक पौधा बन जाए। मशरूम की बात करें तो अपना एक मशरूम बन जाए, अगर उसको एडिक्वेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, एडिक्वेट वाटर प्रोवाइड किया जाए, हवा में मॉइस्चर होना चाहिए, इतना सही टेम्परेचर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, मतलब जो भी उसके रिक्वायरमेंट होती है अगर प्रोवाइड कर दी जाए, तो हर स्पोर अपने आप में एक प्लांट या फिर एक मशरूम बन सकता है। और अगर हम प्लांट में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जितने भी हमारे सीड वाले या फिर फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं या फिर फ्लावर वाले, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये तीनों जो है हमारे जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। सेक्सुअल ऑर्गन्स ही है हमारे प्लांट के, समझ रहे हो ना? क्योंकि जब वो हम आपको प्लांट का अलग से जब चैप्टर करवाएंगे, जब समझाएंगे, पर इसमें हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। इसमें तो हम बेसिकली हम एनिमल्स की ही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, पर हम आपको फिर भी थोड़ा प्लांट का ओवरव्यू दे देते हैं कि जो प्लांट्स में क्या होता है कि जब एक प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं, एक जो मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। एक ही प्लांट में दो पार्ट होते हैं, एक मेल एक फीमेल, ठीक है ना? और जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर ये मौजूद होते हैं। जब स्पोर्स एक जो मेल से फीमेल में चले जाते हैं, तो वहां पे वो जो है जर्मिनेट कर जाते हैं और वहां पे जो है एक नया एम्ब्रियो बनाते हैं और पूरा जो है प्रोसेस होता है वहां पे। फिर जो सीड होता है ना उनका, वो प्लांट का एम्ब्रियो ही मान लो उसको। जो सीड होता है, सीड तो आउटर कवरिंग होती है और सीड के अंदर जो है प्लांट का एम्ब्रियो होता है। फिर फ्रूट उसके चारों तरफ जो हमारा जो प्लांट का वेजिना होता है या फिर यूट्रस होता है, वो जो है बाद में जाके जो है जो बन जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि जो है जानवर उसको खा पाए और दूर तक ले जा पाए, सीड को दूर तक ले जा पाए और जो है इम्प्लांट कर दें कहीं पर भी। जिन जो भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको डिटेल में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें एनिमल्स में, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, विविपेरस और ओविपेरस में। ठीक है, जो हम ह्यूमंस होते हैं या फिर हम मैमल्स होते हैं, वो सब के सब विविपेरस में आते हैं। और जितनी भी बर्ड्स होती हैं, हमारे जो है लिजर्ड्स होती हैं, ये सब के सब जो है ओविपेरस में आते हैं। जो विविपेरस का मतलब हो गया वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट जो है बच्चे को जन्म देते हैं। डायरेक्ट ही विविपेरस ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डायरेक्ट ही जो है अपने न्यूबॉर्न चाइल्ड को जन्म देती है।
ऐसे नहीं कि वो पहले जो अंडा निकालेंगे, अंडे में से बच्चा एम्ब्रियो जो धीरे-धीरे डेवलप होगा, नहीं, ऐसा नहीं। इनके केस में जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, वो माँ के पेट में ही डेवलप होता है। माँ के पेट में ही एम्ब्रियो जो है डेवलप होता है, जो है हमारा फीटस तक जो है विविपेरस में पेट में ही जन्म लेता है। उसके बाद जब वो निकल के आता है तो पूरा फुल डेवलप्ड चाइल्ड होता है, जो अपने आप सर्वाइव कर सकता है, जिसको अपने आप जो है न्यूट्रिशन ले सकता है, उसको एक्सटर्नली हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको कोई ऐसा नहीं रेडीमेड फूड देना पड़ेगा या फिर माँ से जो है हमारी ट्यूब जा रही है वहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा, नहीं। वो जो विविपेरस में अलग से वो जो है पूरा वेल डेवलप्ड चाइल्ड निकल के आता है। वो बात अलग है, बाद में वो ग्रो होता है और एडल्ट बनता है, पर जो निकल के आता है वो चाइल्ड निकल के आता है। जबकि जितने भी हमारे ओविपेरस जीव होते हैं, उनमें एग्स निकल के आते हैं। पहले एम्ब्रियो एग में जो एम्ब्रियो होता है और फिर वो धीरे-धीरे डेवलप होता है। धीरे-धीरे वो जो फीटस में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो जो है एग को तोड़ के बाहर निकल आता है और इस दौरान जो उसका न्यूट्रिशन होता है, वो उस एग में ही मौजूद होता है। उस टाइम पीरियड के जितने टाइम के लिए उसको एग के अंदर रहना है, पूरा न्यूट्रिशन उस एग में ही मौजूद होता है। इसलिए एग को गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि जो मुर्गी होती है या फिर जितनी भी बर्ड्स होती हैं, उनके एग में बहुत सारा प्रोटीन, बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, ताकि जो बच्चा है, जाके जो उनका एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन की कोई भी कमी ना मौजूद हो। वो आराम से अपनी ग्रोथ कर सके। एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से चाइल्ड में कन्वर्ट होने में उसको कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। इसलिए उन एग में बहुत सारा न्यूट्रिशन, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। ठीक है? तो ये तो हमारी बात होगी सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। अच्छा, ये जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ना हम एक और तरीके से कैटेगराइज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? अगर हम इसको बात करें, जैसे कि ये तो अलग कैटेगरी हो गई। ये तो हमने जो है न्यूबॉर्न बेबी के हिसाब से कैटेगराइज़ किया गया है। एक जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल में। ठीक है? जो इंटरनल रिप्रोडक्शन होती है, इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? ये सेक्सुअल की ही बात कर रहे हैं, सेक्सुअल में ही इंटरनल और एक्सटर्नल 2 में डिवाइड किया है हमने कि इस बेसिस पे कि जो रिप्रोडक्शन हो रही है, वो अंदर हो रही है या फिर बाहर हो रही है। जो हमारे 2 जर्म सेल्स हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं, जर्मिनेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, वो जो है पेट के अंदर हो रहा है, ऑर्गेनिज़्म के अंदर हो रहा है जर्मिनेशन, या फिर बाहर हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। तो आप कहेंगे एक्सटर्नल कैसे हो सकता है? बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है? तो जितने भी हमारे फ्रॉग हैं, फिशेस हैं, उसमें बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही रिप्रोडक्शन होती है। क्या होता है उनमें, इन फ्रॉग्स और फिशेस में, कि जो पहले जो फीमेल्स होती हैं, वो एग को ले कर देती हैं। जितनी भी फीमेल फ्रॉग होती हैं, फीमेल फिशेस होती हैं, वो एक अच्छे से स्थान पे, कोई बढ़िया सा स्थान देख के, सेफ देख के, सिक्योर देख के, जहाँ पे कोई भी प्रेडेटर ना आए, कोई भी जो है उनके बच्चों को खाने वाला जीव ना आए, ऐसी जगह पे जाके जो है अंडे दे देती हैं। बिना किसी मेल के कॉन्टैक्ट में आए, सीधा अंडे दे देती हैं। उसके बाद जो मेल होता है, वो उसके पा उन अंडों के पास जाके जो है अपने स्पर्म्स को छोड़ता है, अपने जो है जर्मिनेट करने के लिए उन्हें जो है अपने स्पर्म वहाँ पे उन अंडों पे छोड़ता है। फिर उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं, उनकी लंबी-लंबी टेल्स होती हैं, जैसे कि हमारे जो ह्यूमन के स्पर्म होते हैं, उनसे भी बहुत गुना जो है लंबी उनकी टेल होती है, ताकि वो तैर के अंडों के पास जा पाएँ और उनको जर्मिनेट कर दें। उनको जो है अंडों को जो है फर्टाइल कर दे, वहाँ पे जाके अंडे जो है फर्टाइल हो जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे जो है बच्चा पैदा होना शुरू होता है। स्टार्टिंग में तो ये है, सिर्फ़ एग होता है, एग के अंदर कुछ भी नहीं होता है, एग के अंदर कोई उनका फ़ीटस या उनका कोई एम्ब्रियो या ज़ाइगोट नहीं होता है, ठीक है ना? हमने देखा था कि जो इंटरनल होते हैं, इंटरनल में तो अंदर पहले जो है फ़ीटस पहले तो अंदर जो है इनका ज़ाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर फ़ीटस बनेगा, फिर इसमें क्या होता है, वो सबसे पहले ही अंडा दे देते हैं और अंडे को बाद में फर्टाइल किया जाता है, बाद में उसमें ज़ाइगोट बनेगा, बाद में उसमें एम्ब्रियो बनेगा और फिर वो जाके अपना फ़ीटस बनेगा, ठीक है? ये एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल में तो भैया जो पेट के अंदर होता है, वो होता ही है।
कि जो हमारे ह्यूमन्स में होता है बिल्कुल सेम वही होता है, पेट के अंदर ही बच्चा पैदा होगा। जिन और जितने भी जो हमारे एक्सटर्नल वाले होते हैं, एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले, वो कंपल्सरीली ओविपेरस होने ज़रूरी हैं। सिर्फ़ ओविपेरस में ही ये एबिलिटी होती है कि वो आगे जाके एक्सटर्नल बन जाएँ या फिर इंटरनल बन जाए। हमारे विविपेरस हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इन्हें इंटरनल ही बनना होता है। जबकि जो हमारे ओविपेरस हैं, वो जो एक्सटर्नल भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं। वो सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले भी कर सकते हैं या फिर जो है अंडे लेने के बाद अंडे जो है जब निकाल दिए जाएँ बॉडी से उसके बाद उसको फर्टाइल किया जाए। ठीक है? तो ये तो हमारे मोड ऑफ एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मतलब स्पेसिफिकली ह्यूमन्स पे ही आ गए हम। पहले तो हमने सेक्सुअल, एसेक्सुअल, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, प्लांट, जो है हमारे पानी में रहने वाले जीव, सबके बारे में बड़ी डिटेल में समझ लिया। अब स्पेसिफिकली ह्यूमन्स में और ह्यूमन्स में भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। तो आपके सामने एक डायग्राम आ गया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसमें आप क्या-क्या देख रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो आप वन पेयर ऑफ टेस्टीज देख रहे होंगे, यानी कि 2 टेस्टीज हो गई हमारी, ठीक है? एक पेयर यानी 2 का पेयर होता है, तो एक टेस्टीज का पेयर, एक स्पर्म डक्ट का पेयर, टर्मिनल वेसिकल्स का पेयर और प्रोस्टेट ग्लैंड का पेयर देख रहे होंगे। उसके बाद जो पेनिस है वो तो एक है ही हमारी, ठीक है ना? इसको भी आपको याद करना पड़ेगा कि पेनिस को छोड़ के जितने भी हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो सब एक-एक, 2-2 के पेयर में पाए जाते हैं। सिर्फ पेनिस ही है हमारा एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स में जो एक ही पाया जाता है, सिंगल पाया जाता है। बाकी सब 2-2 के पेयर में पाए जाते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? इनका ना आपको ब्रॉडली समझना होगा। एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं किसका क्या फंक्शन है। ऐसे जो भी हम आपको बता रहे हैं ना, कोई मज़ाक के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। एक-एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई एक-एक चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर मैंने बताया है कि 2-2 के पेयर में पाए जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। ये भी आपको याद करना होगा अगर आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स चाहिए। अगर आपको अपने जो है जीके में जनरल साइंस में पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको एक-एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। और अगर हम टेस्टिस के फंक्शंस की बात करें, तो इसका फंक्शंस होता है कि ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। इसका मकसद होता है, ये मेन ऑर्गन होता है हमारा। वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन ऑर्गन टेस्टिस ही होता है। इसका काम होता है हमारे जो है स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना या फिर हमारे टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करना। टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करता है, वो भी हमारे टेस्टिस में ही पैदा होता है और फिर आगे जाके वो रिलीज़ हो जाता है। फिर हमारे स्पर्म डक्ट का काम आता है। स्पर्म डक्ट जो है बेसिकली एक पाइप होता है। ये पाइप होता है जो कि कनेक्ट कर रहा है हमारी टेस्टिस को हमारे यूरेथ्रा से कनेक्ट कर रहा होता है। यूरेथ्रा हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था, है ना? उसी की अगर आगे एक्सटेंशन कर दी जाए तो पेनिस बनता है। यूरेथ्रा यूरेथ्रा हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था, उसकी आगे एक्सटेंशन करके पेनिस बनती है। ठीक है? इसी के ज़रिए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कंप्लीट होता है इसमें। हमारा जो यूरेथ्रा जो है एक्सक्रीट जो है बॉडी से वेस्ट को रिमूव भी करता है और जो है हमारे स्पर्म को भी उसकी सही डेस्टिनेशन पे पहुँचा देता है, ठीक है? तो ये स्पर्म डक्ट का क्या काम है? ये टेस्टिस से जो सारे हार्मोन्स को जितने भी हमारे जो स्पर्म्स को लेकर यूरेथ्रा में ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है? ये तो हमारी बात हो गई स्पर्म डक्ट की और टेस्टिस की। फिर आप कहेंगे ये दोनों नाम कौन से हैं? इनके बारे में तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं, ये कैसे नाम आ गए? एक है हमारा टर्मिनल वेसिकल, इसका मकसद होता है ये कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है। ये कुछ जो है एक फ्लूइड रिलीज़ करता है ताकि जो हमारे स्पर्म्स हैं उनको मोबिलिटी मिल सके, ताकि वो फ्रीली मूव कर सकें, फ्लो कर सके हमारा स्पर्म। इसलिए टर्मिनल वेसिकल्स जो है एक फ्लूइड रिलीज़ करते हैं। ये यूरेथ्रा में ही करते हैं जहाँ पे जाके ये स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है ना? उस फ्लूइड का काम क्या होता है? उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करना ताकि जब जो है हमारा स्पर्म है, वो फीमेल बॉडी के अंदर जाए तो वो अपनी डेस्टिनेशन से आराम से अपनी डेस्टिनेशन तक आराम से फ्लो करके पहुँच जाए। फिर हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, ये भी 2 के पेयर में होता है और इसका काम होता है कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज़ करना जो कि हमारे यूरेथ्रा में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर दें। क्योंकि जो हमारे स्पर्म होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इतने ज़्यादा वो एसिड को
या टेम्परेचर चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ, वो जो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। थोड़ा ही एसिड आया, वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। उनको वक्त वक्त पे अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन करी गई है हमारी बॉडी में। तो ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनको एसिड से प्रोटेक्ट करता है। उनको जो हमारी यूरेथ्रा में मौजूद एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो ये पेनिस का काम तो आपको मैंने समझा ही दिया। उसका काम वेस्ट को जो है बॉडी से निकालना, और दूसरा काम जो स्पर्म को उसकी सही जगह तक पहुंचाना होता है। ठीक है। और ये दोनों जो है ये सब यूरेथ्रा में ही जाके फ्लो होते हैं, वहीं पे जाके मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि स्पर्म बनने कब से शुरू होते हैं। तो स्पर्म जो है मेल्स में आपको जो है 13 ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ किताबों में 12 ईयर लिखा होता है, कुछ किताबों में लिखा होता है कि वो थोड़ी और पहले से हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा थ्योरी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो 13 ईयर के अराउंड जो स्टार्ट होते हैं और थ्रू आउट द ह्यूमन एज चलते हैं। जो थ्रू आउट द मेल एज चलते हैं, जो मेल होता है हमारा, जब तक वो बुढ़ा नहीं हो जाता, बिल्कुल ही जो है चलने लायक हालत नहीं हो जाती, जब तक उसके अंदर बॉडी में स्पर्म बनते रहते हैं। अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेल्स में जो है थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म्स बनते रहते हैं। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म दोनों ही थ्रू आउट द लाइफ लाइफ बनाते हैं। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वही हमारा मेन सेक्सुअल हार्मोन होता है, जिसके जरिए पूरे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हमारी वॉइस का भारी होना, हमारे हेयर्स निकल आना जगह जगह, दाढ़ी, हमारे जो छाती पे बाल, जगह जगह बाल जो आते हैं, वो सब कुछ टेस्टोस्टेरोन नाम के उस हार्मोन्स के कारण ही आते हैं। ठीक है। इसी के साथ तो अच्छा एक और बात है, टेस्टिस जो होती है ना हमारी, ये बॉडी से बाहर होती है। जितनी भी हमारे ह्यूमंस में जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी से बाहर बनाई गई है, ताकि जो उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके। समझ रहे हैं ना। क्योंकि जो टेस्टिस है ना उनको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, नहीं ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। उनको थोड़े गर्म रखने के लिए, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, उनका एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए टेस्टिस को ह्यूमन बॉडी से बाहर बनाया गया है। ठीक है। पर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जिसकी टेस्टिस बॉडी के अंदर होती है। उसका एग्जाम्पल, उसका नाम है एलिफेंट। सिर्फ एलिफेंट ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी टेस्टिस बॉडी के अंदर होती है। जिनके जो टेस्टिस के ग्लैंड्स होते हैं ये बॉडी के अंदर होते हैं, बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स में बाहर होते हैं, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रखा जा सके। ठीक है। चलिए, यही हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी समझते हैं। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि स्टार्ट हो जाता है हमारे प्यूबर्टी जब आती है 13 से 14 की उम्र में। ठीक है। 13 से 14, किसी में कम, किसी में जल्दी, किसी में लेट, पर अराउंडली 13 से 14 की एज में सब में प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है। और प्यूबर्टी के आते साथ ही हमारा जो है ओवरीज ओवम बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये प्रोसेस जो होता है ओवरी से ओवम बनने का जो प्रोसेस होता है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ठीक है। और ये जो साइकिल होती है 28 डेज की साइकिल होती है हमारी। ठीक है। ये 28 की साइकिल होती है, मतलब हर 28 डे में जो हमारी ओवरीज हैं वो जो है एक एग बनाएगी। एग जिसको ओवम कहते हैं, ओवरीज बनाती हैं हमारा ओवम, और वो जो है ओवम बनाएगी हर 28 डेज में, जो आगे जाके हमारा यूट्रस में चले जाता है। वो ओवम जो है यूट्रस में चले जाता है। अगर कोई भी जो है या तो फर्टाइल नहीं होता है, या तो वो फर्टाइल हो जाता है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है, फर्टाइल नहीं होता तो यूट्रस में चले जाता है, और यूट्रस से फिर बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये जो है 28 दिन की साइकिल होती है। ये साइकिल चलती है 52 से 55 के अराउंड। कहीं तक किसी एज में ये साइकिल जो है पॉज हो जाती है, खत्म हो जाती है साइकिल जो है। फिर ओवरीज में से ओवम नहीं निकलते हैं, बच्चे पैदा करने की जो है हमारी लिमिट खत्म हो जाती है 52 से 55 की एज में। और इस पीरियड को कहते हैं मेनोपॉज। जब ओवरी से ओवम निकलना बंद हो जाए ओल्ड एज में, तो उस पीरियड को कहते हैं मेनोपॉज, मतलब पॉज हो गई। अब आगे कोई भी ओवम नहीं निकलेगा हमारी ओवरीज के अंदर से। ठीक है। तो और इसमें जो है वैसे तो एग्जाम में ज्यादा पूछ नहीं जाता, पर मैं बता देता हूँ। इसमें जो है 28 दिन की जो साइकिल होती है, इसमें जो पहले 10 डेज होते हैं उनको सेफ डेज कहा जाता है। ठीक है। जो पहले 10 दिन होते हैं उनको सेफ डेज कहा जाता है। उसके बाद के जो 14 दिन होते हैं उन्हें जो है डेंजरस डेज कहा जाता है।
सेफ डे क्यों? क्योंकि इस पीरियड में अगर पहले की स्टार्टिंग की, जब मतलब आपके जो है साइकिल स्टार्ट ही हुई है पहला दिन और उससे लेके 10 दिन का जो पीरियड होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। इसमें जो है एग के हमारे ओवम के फर्टाइल होने के, स्पर्म से फर्टाइल होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं थे पहले 10 दिन में। फिर उसके बाद के जो 14 दिन होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एग के या ओवम के फर्टाइल होने के। इसलिए इनको आखिरी बाद के 14 दिन थोड़े खतरनाक होते हैं, पहले की 10 डेज को सेफ डेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ओवम, ये तो हो गई हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गई। ठीक है, अगर अब हम इनकी बात करें, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें फीमेल्स में पाए जाने वाले, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ओवरीज, जो कि 2 के पेयर में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ओवरीज भी 2 के पेयर में पाई जाती है और हमारी फैलोपियन ट्यूब भी 2 के पेयर में पाई जाती है, जबकि हमारा यूट्रस और हमारा वेजिना ये दोनों एक एक पाए जाते हैं। यूट्रस और वेजिना सिर्फ वन वन सिंगल सिंगल पाए जाते हैं, जबकि ओवरीज और ओविडक्ट जो है 2 के पेयर में पाए जाते हैं। कुछ किताबों में ओविडक्ट मिलेगा, कुछ में फैलोपियन ट्यूब मिलेगी, दोनों का मतलब एक ही है, जिसका काम होता है ओवरीज से जो है यूट्रस को कनेक्ट करना, ओवरी से यूट्रस को कनेक्ट करना, ताकि जो हमारा ओवम है वो जो है ओवरी से लेके जाए, ट्रांसपोर्ट कर दे और यूट्रस में जाके उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। और जो फर्टाइल होता है हमारा ओवम, वो भी इस फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टाइल होता है। जो ओवम फर्टाइल होगा वो फैलोपियन इस जो ट्रांसपोर्टिंग, अगर इसका हम डायग्राम बनाएं, वैसे तो आपको फोटो मिल गई होगी अपने स्क्रीन पे, पर अगर हम बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बनाया है। तो इसमें 2 ओवरीज होती हैं, ये हमारी जो है फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, या जिसको ओविडक्ट भी कहते हैं, और यहाँ पे ही जाके कहीं फर्टिलाइजेशन होती है। जो हमारा ओवम होता है वो इसी एरिया में जाके फर्टाइल हो जाता है। अगर वो फर्टाइल हो जाता है तो वो फर्दर आगे जाता है और वो हमारा यूट्रस में चले जाता है। जो हमारा फर्टाइल एग है, आगे जाके जो जाइकोट बन चुका है, वो जाइकोट जाके हमारे यूट्रस में जाके ट्रांसपोज हो जाता है और उसकी वॉल्स के ऊपर चिपक जाता है। जो हमारा यूट्रस आगे जाके यूट्रस में जाके वो हमारा एम्ब्रियो या फिर उसको जाइकोट कह लो, वो जाके यूट्रस में जाके चिपक जाता है। अच्छा, एक और बात है, अगर ना कई बार क्या होता है कि कुछ फीमेल्स में डिफेक्ट होता है कि जो उनकी ओविडक्ट है, ये कुछ डिफेक्टिव होती है, मतलब इसमें या तो इसमें छेद होता है या फिर जो है मुड़ी हुई होती है, किसी कारण से ब्लॉकेज होती है किसी प्रकार की, तो बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम आती है। जो है स्पर्म को हमारे ओवम से मिलने में दिक्कत आती है। इसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबीज का सहारा लिया जाता है। अगर हमारी ओविडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो टेस्ट ट्यूब बेबीज का सहारा लिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या होता है कि जो है हमारा जो ओवम है उसको निकाला जाता है, ओवम को लैब में जाके स्पर्म से मिलाया जाता है और उसके बाद यूट्रस में डाला जाता है। समझे? मैं फिर से बताता हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी का ये मतलब नहीं कि जो स्पर्म लिया, किसी का एग लिया, मिलाया और लैब में ही बच्चा पैदा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कुछ फीमेल्स में जब ओविडक्ट में कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ ब्लॉकेज होती है, उसका इलाज करने के लिए वहाँ पहले ओवरी से ओवम लिया जाता है, मेल से स्पर्म लिया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, जाइकोट बनाया जाता है और फिर जाइकोट को हमारे यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है, यूट्रस की वॉल पे वो जाके चिपक जाता है। ठीक है ना? और ये जो चिपकता है हमारी वॉल से, उसके बाद जो है हमारी मदर से जो बेबी कनेक्ट होता है, वो एम्बिलिकल ट्यूब के कारण कनेक्टेड होता है। ठीक है ना? एम्बिलिकल ट्यूब होती है हमारी, उससे जो है बच्चा कनेक्टेड होता है मदर से, जिससे भी जो है हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, या फिर जो है वेस्ट मटेरियल बच्चे के किड की बॉडी से निकालना है, हमारे फीटस की बॉडी से निकालना है, वो सब कुछ एम्बिलिकल कॉर्ड से ही होता है। ठीक है, और जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है बहुत ही ज़्यादा जो है बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आजकल क्या प्रैक्टिस चली है
कि जब बच्चे निकल आता है ट्यूब वो काटी जाती है, वो नाभि से जुड़ी होती है बच्चे के। हमारी नाभि जो होती है ना वो इसी बात की रिप्रेजेंटेशन होती है, वहाँ पे वो ट्यूब कनेक्टेड होती है बचपन में, जब फीटस होते हैं हम। तो अब आजकल नई प्रैक्टिस शुरू हुई है, ये रिसर्च चल रही है कि ये जो एम्बिकल कॉर्ड है ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। इससे जो एम्बिकल कॉर्ड जब निकाली जाती है, काटी जाती है, तो उसको संभाल के रखा जाता है और फिर ताकि उसको संभाल के रखा जाता है और बच्चे की इम्यूनिटी के लिए उसका यूज करा जाता है। ठीक है? ये तो बात हो गई हमारी जो यूटेरस में फिर जो है बच्चा डेवलप होता है, जितने भी इसको बच्चेदानी भी कहते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बच्चेदानी भी कहते हैं यूटेरस को। इधर ही बच्चा डेवलप होता है, इधर ही जो है हमारा जाइकोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फीटस बनेगा और बाद में जाके न्यूबॉर्न चाइल्ड बन जाएगा। फिर हमारा वेजिना आता है। वेजिना वो एरिया होता है जहाँ से स्पर्म अंदर जाए। वेजिना वो एरिया जहाँ से स्पर्म अंदर जाए और जो है हमारे आगे ओवम से जाके मिल जाए, वो उस पाथ को कहते हैं वेजिना। और इसी पाथ से जो हमारा बाद में आगे जाके जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, इसी पाथ से निकल के आ जाता है। ठीक है? इसी के साथ हमारी जो पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। हमने एक एक चीज आपको बड़े ही डिटेल में समझा दी है। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। कोई बिल्कुल ही आप टेंशन मुक्त हो सकते हैं। आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। थैंक यू।